Good evening, everyone. Myself Vedank Upadhyay, and today's our topic of discussion is drug use in respiratory system. आज हम उन सभी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होती हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी ड्रग हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। आज हम केवल दो ही ड्रग डिस्कस करेंगे। पहली है ब्रोंकोडायलेटर और दूसरी है एंटीहिस्टामाइन। ठीक है, बाकी भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे म्यूकोलाइट्स हो गई, ठीक है, डिकंजेस्टेंट हो गई, एंटीटूसिव ड्रग हो गई, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन इन सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आती नहीं है ड्रग्स, इसलिए हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जो ब्रोंकोडायलेटर है और एंटीहिस्टामाइन है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, तो हम इनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। क्या होती है ब्रोंकोडायलेटर्स? देखो, नाम से पता लग रहा है ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने वाले ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंको प्लस डायलेटर। ओके, अब ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की जरूरत क्या हुई? जब वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस यानी कुछ नैरोइंग हो गई उसका, या फिर उसका क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने का काम करेगी ड्रग। ठीक है, ये कब यूज़ आएगी? ब्रोंकियल अस्थमा में। तो कहाँ पे यूज़ आती है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ आती है। कैसे काम करती है? दीज ड्रग आर एक्ट बाय स्टिमुलेशन ऑफ एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्पाज्म है ब्रोंकाई का वो रिलैक्स हो जाए। मतलब कि स्पाज्म आया है या फिर जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है ब्रोंकाई के अंदर, उसको रिलैक्स करने के लिए जिस ड्रग का यूज़ किया जाता है वो ब्रोंकोडायलेटर्स होती है। और वो ड्रग कहाँ पे एक्ट करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करती है और उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एन एजेंट दैट कॉज इंक्रीज इन अ कैलिबर ऑफ ब्रोंकस और ब्रोंकाई ट्यूब एंड ईज द ब्रीथिंग बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल मसल। अच्छा, देखो सीरीज बात है, यहाँ पे पेपर ने बताया कि क्या कर रही है? रिलैक्स कर रही है। जो एसएनएस है वो क्या करवा रहा है? रिलैक्स करवा रहा है। किसको? स्पाज्म को। अच्छा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और दूसरा, इंक्रीज द कैलिबर। कैलिबर मतलब क्या होता है? कैलिबर का मतलब हो गया एक तरीके से एबिलिटी या क्षमता को हम बोल सकते हैं। तो ये ब्रोंकस की एबिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग। अब जैसे ये ब्रोंकोडायलेटर्स है, इसके 3 क्लासिफिकेशन है ना, ऐसे एंटी अस्थमेटिक ड्रग होती है, उसके भी कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो उसमें से एक होता है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, तो हमें जो इसके इंट्रोडक्शन है ना, उसमें से ये 3 लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। और तीसरा क्या है? ये दीज ड्रग आर यूज इन स्टिमुलेशन, सॉरी, दीज ड्रग आर एक्ट बाय स्टिमुलेशन ऑफ एसएनएस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। कितने टाइप की होती हैं ड्रग? तो ये टोटल 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? सिम्पेटोमिमेटिक्स, सॉरी, सबसे पहले होती है सिम्पेटोमिमेटिक्स, दूसरी होती है मिथाइलजेंथिन, और तीसरी होती है एंटीकोलिनर्जिक। जो सिम्पेटोमिमेटिक्स है, इसका दूसरा नाम होता है बीटा एडागोनिक एगोनिस्ट। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है सिलेक्टिव और दूसरी होती है नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, अब जो सिलेक्टिव है उसमें तो केवल बीटा 2 एगोनिस्ट आ रही है, जैसे कि साल्बिटामॉल और टर्बिटोलिन, जिसमें से हम साल्बिटामॉल का बहुत यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, जो नॉन सिलेक्टिव है वो 2 टाइप की होती हैं, नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट और नॉन सिलेक्टिव एडर्गोनिक एगोनिस्ट। ठीक है, अब बीटा 2 एगोनिस्ट में कौन सी हो गई? आइसोपरनालाइन। ठीक है, ये ड्रग होती है। और जबकि जो नॉन सिलेक्टिव एडागोनिक एगोनिस्ट है उसमें एड्रेनलिन और एफेड्रिन, ये 2 ड्रग आती हैं। ठीक है, तो समझ में आया? सिम्पेटोमिमेटिक्स 2 टाइप की, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिथाइलजेंथिन के बारे में। मिथाइलजेंथिन क्या होती है? तो मिथाइलजेंथिन के एग्जांपल है अमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन। एक चीज़ और, जो मिथाइलजेंथिन है उसका एक एक्शन और होता है, वो होता है डायूरेटिक एक्शन। ठीक है, मतलब एज अ डायूरेटिक्स भी वो यूज़ की जाती है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक जो इसका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या आती है? एट्रोपिन, थियोट्रोपिन, इप्राट्रोपिन, ब्रोमाइड। तो जो हम हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एंटीकोलिनर्जिक प्लस साल्बिटामॉल, मतलब कि सिम्पेटोमिमेटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक में भी इप्राब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, इनका मिक्सचर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि किस तरह से ये तीनों काम करेंगी। अच्छा, ये सिम्पेटोमिमेटिक्स, ओके, ये सिम्पेटोमिमेटिक्स है। सबसे पहला वो क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी बीटा 2 रिसेप्टर को। ठीक है भाई, अब स्टिमुलेट कर दिया बीटा 2 रिसेप्टर को, तो उससे क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा स्मूथ मसल है ब्रोंकाई की, कहाँ की? ब्रोंकाई की, ऑब्वियस है ना, ब्रोंकस पे काम करेगी, वो रिलैक्स हो जाएगी। अब यदि वो रिलैक्स हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डायलेशन हो जाएगा ब्रोंकियल स्मूथ मसल का, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो एयर वे वो वाइडन या फिर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। इस तरह से काम किया सिम्पेटोमिमेटिक्स ने। अब हम बात करते हैं मिथाइलजेंथिन, ये क्या करती है? तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इट आल्सो हैव अ डायूरेटिक एक्शन, यानी ये डायूरेटिक एक्शन भी शो करती है। ठीक है, ये क्या होती है? वीक सीएनएस स्टिमुलेंट होती है, यानी सीएनएस को इतनी अच्छी तरीके से स्टिमुलेट नहीं करती। ठीक है, और जो पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होती है ये। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उसका क्या कर देती है?
रिलैक्सेशन कर देती है या डायलेशन कर देती है, ठीक है। थर्ड वाली जो ड्रग है एंटी कोलिनर्जिक, ये क्या करती है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनिबिट करती है। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं, एक तरीके से कंडक्शन का काम करते हैं, नर्व का कंडक्शन करते हैं या ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन सॉरी जो एंटी कोलिनर्जिक है वो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका इनिबिशन कर देगी। उसकी वजह से क्या होगा, नर्व का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ड्यू टू विच ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्व स्टॉप। अच्छा, ये कंडक्शन रुक गया, तो कंडक्शन रुक गया तो एक तरीके से जा ही नहीं रहा कि भाई अब कॉन्स्ट्रिक्ट करो। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो जब ब्रोंक्यूल पे एक्ट करता है तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। लेकिन और जब एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तब वो उसको डायलेट करता है, यानी ब्रोंको डायलेशन। तो अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व है उसका जो ट्रांसमिशन है वो हो ही नहीं रहा ब्रोंकस तक, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो पहले कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था वो क्या होगा नहीं, नॉर्मल में रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, लीजन द स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकस, जिसकी वजह से डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप एडीएमई का भी यूज़ कर सकते हो, आदमी का, ठीक है। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, किससे हो रहा है, ओरल, आईवी, आईएम, इनहेलेशन, ठीक है, किसी से भी दे सकते हैं। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, किससे हो रहा है, ब्लड से हो रहा है, तीनों में। हाँ, जो मिथाइल जंतीन है वो प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। एडीएम, एम मतलब मेटाबॉलिज्म, लीवर से हो रहा है, ठीक है। और ई मतलब एक्सक्रीशन, किससे हो रहा है, यूरिन, फीसेस, ठीक है, मतलब एक तरीके से किडनी से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब यूजेस के, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। तो देखो, ब्रोंकियल अस्थमा, अभी हमने बोला था ना इंट्रोडक्शन में कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होगा, तो ड्रग ऑफ चॉइस ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होती है, ब्रोंको डायलेटर्स होती है। सीओपीडी में यूज किया जा सकता है इसका, एम्फाइसीमा में इसका यूज किया जाता है, जीआई स्पाज्म, मोशन सिकनेस, इनमें यूज किया जा सकता है। पार्किंसन डिजीज जो कि एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, एक तरीके से मतलब जल्दी से जो एक्यूट ब्रोंकियल का जो स्पाज्म होता है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये है जीआई स्पाज्म, मोशन सिकनेस और पार्किंसन डिजीज, इसमें एंटी कोलिनर्जिक जो इसका एक तरीके से टाइप है या इसका क्लासिफिकेशन है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके काउंटर इंडिकेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये काउंटर इंडिकेटेड है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो जो कॉमन है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ये तीन तो कॉमन है ही। दूसरा क्या कर सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस में, मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी में जो सिम्पेटोमिमेटिक्स है हम उसको नहीं देते। देखो, डायबिटीज़ मेलाइटस में तो तीनों क्लासिफिकेशन नहीं, तीनों जो उसकी क्लास है, सिम्पेटोमिमेटिक्स, मिथाइलजेंथिन है ना, और एंटीकोलिनर्जिक, वो तीनों ही नहीं देते। लेकिन मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी है उसमें हम केवल और केवल सिम्पेटोमिमेटिक्स नहीं देते, बाकी दोनों दे सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ब्लू 12 ईयर मतलब 12 साल से कम वाला बच्चा, उसमें हम यूजुअली यूज़ भी नहीं करते हैं जो ये ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं उसको। साइड इफेक्ट, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब ये तो है नोजिया वॉमिटिंग, सबसे पहले याद रखो, कोई किसी भी ड्रग है उसका सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होगा वो नोजिया वॉमिटिंग होता ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं एंटीमेटिक्स दे रहे हो, एंटीमेटिक्स क्या करती है, वॉमिटिंग को कम करवाती है, तो उसके साइड इफेक्ट आप वॉमिटिंग लिख रहे हो वो मत लिखना बस, ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगा लेना, ठीक है। तो नोजिया वॉमिटिंग क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और टैकीकार्डिया हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, एंकल एडिमा, इंसोम्निया, डिजीनेस, अर्टिकेरिया, ड्राई माउथ। अच्छा, ड्राई माउथ हो गई, मोस्टली ये जो 3-4 है जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास इंसोम्निया, ये सारा कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोजेस के बारे में। अब ये जो डोजेज हैं ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ऐसे कोई याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोजेस वाला जो टॉपिक है ये एड ऑन किया है, क्योंकि अभी सेमेस्टर में तो ये जो आपके क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हमारे टाइम पे ये बड़ा क्वेश्चन आता था, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस कम है, तो आप इसके डोजेस को स्किप भी कर सकते हो, पर होती कितनी है देख लेते हैं। साल्बेटामॉल 8 mg BD दे सकते हैं, 100 mcg पर डोज दे सकते हैं, ठीक है। ओरली दे सकते हैं, इनहेलेशन के थ्रू दे सकते हैं। टर्बिटोलिन है उसको 500 mcg 4 टाइम्स अ डे दे सकते हैं, ठीक है, और ओरली इसको दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अमाइनोफाइलिन है उसको किस तरह से दे सकते हैं, अमाइनोफाइलिन क्या एक तरीके से मिथाइल जैंथिन है, वो 250 to 500 mg उसकी टैबलेट आती है, BD देते हैं, ठीक है, IV दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टैबलेट आती है ना तो ओरली भी दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब क्या क्या करना है भाई, कि एडवाइस करना है पेशेंट को कि टू टेक इंटरवल बिटवीन 2 इनहेलेशन, के 2 इनहेलेशन, ऐसा नहीं कि एक बार लिया दूसरी बार तुरंत ले लिया, नहीं भाई, एक स्पेसिफिक इंटरवल रखना ही रखना है। टू असेस पाल्पिटेशन चेक, रेस्पिरेटरी रेट, पाल्पिटेशन को चेक करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है। ड्राई माउथ को इनिबिट करना है, किस तरह से कि भाई बार बार पानी पियो, एडवाइस कर देंगे, ठीक है। करेक्ट मेथड बताना है इनहेलेशन का, कहीं वो नाक में ऐसे इनहेल कर रहा हो, नहीं मुंह में करते ना इनहेल, तो ठीक है। क्लीन इनहेल इक्विपमेंट डेली, बिल्कुल ऑब्वियस है, हाइजीन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, बिल्कुल। और एलर्जी को भी हमको यदि एलर्जी हो गई किसी पेशेंट को, पहली बात तो एलर्जी का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, मॉनिटर करना है, और यदि एलर्जी हो गई तो डिसकंटिन्यू कर देना है ड्रग को,
ठीक है। और उसके बाद फिर जो डॉक्टर है उसके पास जाना है कि भाई साहब कैसी दवाई दे दी आपने, हमारे एलर्जी कर दी, है ना। अब ये तो हुई कौन सी ड्रग, हमारी ब्रोंको डायलेटर्स। अब जो ये 4 पेजेस में हमने पढ़ा है उसको एक पेज में समराइज करते हैं। जैसे आपने पवन बोस का वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने कहा था एक A4 शीट में समराइज करनी है हमको सारी चीज़ों को। तो कैसे करते हैं, वो ये रहा ब्रोंकोडायलेटर। क्या क्या लिखा हमने इंट्रोडक्शन में, डायमीटर्स को इंक्रीज करती है या डायलेट करती है, एंटी अस्थमेटिक जो ड्रग है उसकी सब क्लास है, और यूज़ कहाँ होती है, ब्रोंकियल अस्थमा में। ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लिया, सिम्पटोमिमेटिक्स, मिथाइलजेंथिन, एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन, थियोट्रोपिन, इप्राट्रोपिन, ब्रोमेड। तो ये वही है जो अभी ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, एग्जैक्टली वही है, लेकिन हमने उसको एक पेज में समराइज कर दिया। तो आप लोग जब याद करोगे तब आप ऐसे यूज़ कर सकते हो शॉर्ट नोट्स का। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीस्टामिन के बारे में कि एंटीस्टामिन क्या होती है। अच्छा, एंटीस्टामिन को समझने से पहले क्या है, हमें हिस्टामिन को पता होना चाहिए कि हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन एक ऐसा अमाइन है, हिस्टामाइन, नाम में आ रहा है ना अमाइन, तो अमाइन है जो कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में काम करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि इसके अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, जो कि हमारी बॉडी में फैले हुए हैं। तो मतलब ये देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, ये है ना, जीआई सिस्टम में भी वर्क करता है, और जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसमें भी वर्क करता है। इसके रिसेप्टर बहुत जगह हैं इसलिए। तो और हिस्टामिन के जो एक्शन है उसको अपोज करने का क्या काम कौन करता है, एंटी हिस्टामाइन करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये एंटीस्टामिन। एंटीस्टामिन आर द ड्रग दैट यूज टू एलिमिनेट द इफेक्ट मीडिएटेड बाय केमिकल हिस्टामिन। जो भी बताया था कि भाई जो हिस्टामिन वर्क करेगा उसके एक्शन को अपोज करेगा। दिस ड्रग कम्पीट विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग बट कैन नॉट रिमूव द हिस्टामिन इफ ऑलरेडी बाउंडेड। अच्छा ठीक है, देखो ये एक रिसेप्टर है H1 रिसेप्टर, मान लिया हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर है, ये रहा हमारे पास हिस्टामिन और ये रहा हमारे पास एंटी हिस्टामिन। अब कौन जाएगा तो और कौन जाके बाइंड करेगा, तो हमारा जो ये रिसेप्टर है उसके पास एक ऑफर चल रहा है कि भाई पहले आओ और पहले पाओ। मतलब कोई भी आए, चाहे एंटी हिस्टामिन आ जाए चाहे हिस्टामिन आ जाए, जो भी पहले आया वो पहले पाए, वो आके बाइंड हो जाएगा और दूसरा आके उसको हटा नहीं सकता या रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि एंटी हिस्टामिन आके इसमें बाइंड हो गया तो हिस्टामिन आके ये नहीं कह सकता भाई मेरी साइट है हट जाए, ऐसे नहीं, ये नहीं कह सकता। और यदि हिस्टामिन आके बाइंड कर गया तो एंटी हिस्टामिन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हिस्टामिन को अनलिंक कर सके या फिर अनबाउंड कर सके। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। द टर्म एंटीस्टामिन रेफर्स टू H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अच्छा, अब देखो जो एंटीस्टामिन जो हम टर्म यूज़ करते हैं ना, वो जनरली हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसके 3 रिसेप्टर हैं, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H1 क्या करता है, एलर्जी को ट्रीट करता है, जैसे कि सिट्राजिन होती है वो इसी में आती है। H2 होता है वो अल्सर हीलिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। और H3 होता है वो जो हिस्टामिन है उसके एक्शन को ब्लॉक करता है H3 साइट पे। कैसे करता है वो देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले तो कि भाई H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, उसके 3 या 4 टाइप्स होते हैं, हाई, मॉडरेट, माइल्ड और नॉन सेडेटिव। नॉन सेडेटिव में आती है सिट्राजिन जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी है माइल्ड सेडेटिव, वो क्या होती है उसमें क्लोरोफेनरामाइन और साइक्लिजीन, ठीक है। मॉडरेट सेडेटिव में क्या आती है, मेडिजिन और ब्यूक्लीजीन। हाईली सेडेटिव में आती है हाइड्रोक्सीजीन और प्रोमेथाजीन, ठीक है, जिसमें से प्रोमेथाजीन ज़्यादातर यूज़ की जाती है। H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करें तो उसमें सेमिटिडिन और रेनिटिडिन आते हैं, जिनमें हम रेनिटिडिन का हॉस्पिटल में बहुत यूज़ करते हैं। जो H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उसमें थियोपरामाइड आती है। ओके, इसके यूजेस क्या क्या हो गए, तो यूजेस आते हैं, देखो एलर्जिक राइनाइटिस में इसका यूज़ होता है, अर्टिकेरिया में यूज़ होता है, नोजिया वॉमिटिंग में इसका यूज़ होता है। अच्छा, यूज़ यदि नोजिया वॉमिटिंग में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, साइड इफेक्ट में नोजिया वॉमिटिंग अब नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यही हो गया। फिर सेडेशन हो गया, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन यानी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, गैस्ट्राइटिस में यूज़ कर सकते हैं और पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट में बात की जाए तो डिजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, डायरिया, ये सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वही कॉमन है, हाइपर सेंसिटिविटी, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, कॉमा, ओके। और पेप्टिक अल्सर में H1 रिसेप्टर। अच्छा देखो पेप्टिक अल्सर में, अच्छा इसमें आप देखोगे कि भाई यूज़ में भी लिख रखा है और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी कहाँ पे यूज़ नहीं करना है वहाँ पे भी लिख रखा है। तो इंडिकेटेड में यानी अपन जो यूज़ कर रहे हैं ना, तो अभी हमने बात की थी इसके 3 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2 और H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना, उसका यूज़ करते हैं हम पेप्टिक अल्सर में, लेकिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, समझ रहे हो। मतलब पेप्टिक अल्सर में हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कौन से रिसेप्टर है उस पर डिपेंड करता है। यदि H2 रिसेप्टर
एंटीस्टामिन की बात करें हम, तो उसको हम पेप्टिक अल्सर में दे सकते हैं, यानी यूजेज है, यूज़ कर सकते हैं, उसका इंडिकेटेड है। लेकिन यदि यही बात करें H1 रिसेप्टर एंटीस्टामिन की, तो उसको नहीं दे सकते, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, तो ये सही लिखा है, पेप्टिक अल्सर यूजेज में भी और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में भी। ठीक है, यहाँ पे H1 रिसेप्टर आएगा और यहाँ पे आएगा H2 रिसेप्टर। यदि आपको डाउट लगे तो थोड़ा यहाँ पे H2 रिसेप्टर आप लिख सकते हो। ठीक है, और यदि याद ना हो ना तो फिर यहाँ से हटा देना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अच्छा, ये रह गया था। ओके, तो देखो H1 और H2 कैसे काम करते हैं। H1 रिसेप्टर है ना, वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी शो करता है। अब क्या होता है, इसको हम क्या नाम है उसका, गैस्ट्रिक सिस्टम में समझेंगे। ठीक है, ब्लॉक जो H1 रिसेप्टर है वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा हिस्टामिन के एक्शन को। कहाँ कहाँ ब्लॉक करेगा, स्मूथ मसल पे, कैपिलरी पे और नर्व एंडिंग पे, इन तीनों में जाके एक्शन को ब्लॉक कर देगा। स्मूथ मसल पे यदि एक्शन को ब्लॉक करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, और यदि वैसोडाइलेशन भी नहीं हुआ ना तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होने देगा। ठीक है, कैपिलरी पे वर्क करेगा, कैसे करेगा, इंक्रीज प्लाज्मा लीकेज, प्लाज्मा लीकेज को बढ़ाएगा। ठीक है, नर्व एंडिंग पे कैसे वर्क करेगा, एग्जिबिट एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट, जैसे एंटी हिस्टामिन वर्क करता है वैसे करेगा। ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, वो क्या करता है, एक्ट ऑन H2 रिसेप्टर ऑफ पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल होती है जो HCl का सिक्रेशन करती है। पैराइटल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या निकालती है, HCl निकालती है। उसके ऊपर क्या होता है, H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंटीस्टामिन है उसका जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो यहाँ पे जाएगा पैराइटल सेल पे, और क्या करेगा, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा। कैसे करेगा ब्लॉक, कि भाई जो HCl निकलवाती थी उसको नहीं निकलवाएगी, जिसकी वजह से HCl और पेप्सिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रोल ऑफ नर्स, इसके कॉमन रोल ऑफ नर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स हैं जैसे कि म्यूकोलाइट्स, ठीक है, उसके अलावा और कौन से ड्रग्स हैं, और है हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स है ना, और उसके अलावा है डीकंजेस्टेंट है, और फिर एंटीटूसिव ड्रग है। ये जो 4 ड्रग है, 4-5 ड्रग है, ये है ना बहुत कम पूछी जाती हैं, इसलिए हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट इनको कवर करना एक तो लेंदी भी हो जाएगा वीडियो, और कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि आने के चांसेस इनके बहुत कम होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक, ड्रग यूज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।